हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन चल रहा है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। बेटा आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए फटाक से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नाम से क्या पता चल रहा है कि ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है बेटा? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। यानी जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल से हमारी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, उसका डिसऑर्डर है ये। ठीक है, अब सर उसमें डिसऑर्डर कैसे हो सकता है? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसके अंदर एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है। वो यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि वो हमारी बॉडी की सेल और बाहर से आए हुए किसी फॉरेन पार्टिकल की सेल वगैरह को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। वो ये अंतर कर सकता है कि ये बाहर से आया हुआ पार्टिकल है और ये हमारी बॉडी की सेल है। यानी वो हमारी बॉडी की सेल और बाहर से आई हुई सेल के बीच में पहचान कर सकता है कि कौन सी हमारी बॉडी की सेल है और कौन सी बाहर की है। अगर मान लो उसका यही प्रॉपर्टी, उसका यही जो गुण है, यही खराब हो जाए, यही प्रॉपर्टी उसकी खराब हो जाए, यानी वो ये अंतर ना कर पाएगी कौन सी बॉडी की सेल है कौन सी बाहर की सेल है, तो क्या हो जाता है बेटा? तब उसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ डिजीज़ ऐसी होते हैं जिनमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही किसी बॉडी पार्ट्स पर, टिश्यू पर, ऑर्गन पर अटैक करता है, उसको डैमेज करता है या फिर किल कर देता है, एकदम ख़त्म कर देता है ना। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो क्या लिखेंगे बेटा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? व्हेन आवर इम्यून सिस्टम attacked on our body parts and tissue and damage them, then such immune disorder is called autoimmune disorder। इस तरह के इम्यून डिसऑर्डर को आप क्या कहते हो? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हो। ठीक है, अब सर कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए। एग्जांपल्स ऑफ सम इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहाँ पे लिख लेना बेटा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में एक बीमारी का नाम लिखा है बेटा, जिसका नाम है रिमेटेड आर्थराइटिस। ठीक, दूसरा लिख लो बेटा आप, ग्रेव्स डिजीज। अगला लिख लो मैस्थेनिया ग्रेविस। तो ये ऐसे 2-3 एग्जांपल आप याद रखिए। लिखना है तो का और लिख लीजिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो ये वाली है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये तो हो गई हमारी किसकी बात? ये तो हो गई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? हम लोग बात करते हैं बेटा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, आइए समझते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? ये है पर्सन ए। दुखी आदमी है, ऐसा बना लेते हैं।
ठीक है। और यहाँ पर बनाते हैं पर्सन बी। ये पर्सन ए है बेटा, ये पर्सन बी है। ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन समझने से पहले बेटा एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं, ग्राफ्ट। पहली बात तो सर ग्राफ्ट क्या है, तो आइए देखते हैं बेटा कि ग्राफ्ट क्या होता है। तो देखो, मान लो इस पर्सन ए की जो किडनी है वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई। इसकी किडनी क्या है, डैमेज है। और पर्सन भी इसके फैमिली का मेंबर है जो इसको क्या देना चाहता है बेटा, अपनी किडनी देना चाहता है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी 2 किडनी में से एक किडनी को डोनेट करेगा। इसने एक किडनी इसको दे दी, इसकी किडनी क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी। तो इसने अपनी 2 किडनी में से एक किडनी किसको दे दी, एक किडनी पर्सन ए को दे दी। तो ये जो किडनी दी जा रही है ना, ये क्या है बेटा, एक ऑर्गन है। क्या, एक ऑर्गन है जिसका एक पर्सन के अंदर से दूसरे पर्सन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर हो रहा है। यानी इसका एक पर्सन के अंदर से इसको निकाल कर दूसरे पर्सन के अंदर क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे पर्सन के अंदर डाल रहे हैं। तो ये जो ऑर्गन है ना बेटा, जिस चीज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, डाल रहे हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, वो ऑर्गन। देखो सिंपल सी बात है, अभी मैंने एग्जांपल किडनी का लिया है। किडनी क्या है, एक ऑर्गन है। तो किडनी की जगह पर कोई टिश्यू भी हो सकता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स को भी आप डाल सकते हो। तो किडनी की जगह पर अगर आप किसी ऑर्गन का इस्तेमाल करते हो या फिर किसी टिश्यू का इस्तेमाल करते हो ना, तो इन दोनों को, जिसको एक पर्सन जो डोनर से निकाल कर कहाँ दिया जा रहा है, एक रेसिपिएंट में दिया जा रहा है, इसको हम कह देते हैं बेटा रेसिपिएंट। ठीक है, इसको कह देते हैं डोनर। तो ये वो पार्ट है ना जो डोनर के अंदर से निकाल कर रेसिपिएंट को दिया जा रहा है। तो इस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट क्या है, ग्राफ्ट कोई ऑर्गन या टिश्यू है जो डोनर द्वारा रेसिपिएंट को क्या किया जाता है, डोनेट किया जाता है या फिर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्राफ्ट कहते हैं। तो व्हाट इज ग्राफ्ट, तो क्या लिखोगे, इट इज ऑर्गन और ग्रुप ऑफ ऑर्गन और टिश्यू which is donated by donor to recipient। ठीक है, तो ये बंदा इसको क्या दे रहा है, इसको सर किडनी दे रहा है। तो किडनी को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये किडनी ही क्या है, यहाँ पर ग्राफ्ट है। ये किडनी ही क्या है बेटा, यहाँ पर ये किडनी क्या है, ग्राफ्ट है। यानी जो चीज़ दी जाएगी, चाहे वो कोई ऑर्गन हो, ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो या फिर क्या हो, टिश्यू हो, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ग्राफ्ट कहते हैं। तो ग्राफ्ट क्या है, जो डोनर द्वारा रेसिपिएंट को दिया जाए, वही ग्राफ्ट है। अब चलते हैं बेटा आगे और फिर ये देखते हैं ना कि इस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए क्या क्या मैचिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, क्या मैच करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप फटाक से आगे लिखेंगे बेटा कि हाउ डोनर। देखो ऐसा तो नहीं है कि किसी की भी किडनी किसी को लगा दी जाएगी, किसी की भी किडनी किसी को लगा दी जाएगी, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, तो डोनर और रेसिपिएंट में कुछ चीज़ें बेटा मैच करनी चाहिए, कुछ चीज़ें मैच करनी चाहिए। तो डोनर और रेसिपिएंट के बीच मैचिंग कैसे होती है, आइए देखते हैं। हाउ डोनर एंड रेसिपिएंट मैच्ड। ठीक है, डोनर और रेसिपिएंट कैसे मैच किए जाते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या मैच कराते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ मैं डोनर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, रेसिपिएंट। ठीक, अब जिसको मैच कराना है ना उसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्या मैच कराना जरूरी है, सबसे पहले बेटा ब्लड ग्रुप मैच कराने जरूरी है। क्या मैच होने चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच होने चाहिए। ब्लड ग्रुप क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। जैसा ब्लड ग्रुप इसका हो सेम वैसा ही ब्लड ग्रुप इसका हो, तो ब्लड ग्रुप की मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसका
ए पॉजिटिव है तो इसका भी क्या होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए, इसका बी पॉजिटिव है तो इसका भी क्या होना चाहिए, बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि उन्हीं लोगों के बीच ऑर्गन का लेन देन हो सकता है, यानी ये ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन किस में हो सकता है, जब डोनर और रेसिपिएंट के क्या मैच करते हैं बेटा, ब्लड ग्रुप मैच करते हो। ये तो हो गई पहली और एक छोटी सी बात कि ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। सर और क्या मैच करना चाहिए, ठीक है, और क्या मैच करना चाहिए, तो मेरी बात को ध्यान से सुन बेटा। अगली बात है बेटा MHC एलील्स। MHC एलील्स, MHC एलील्स भी क्या करने चाहिए बेटा, मैच करने चाहिए। MHC एलील डोनर और रेसिपिएंट के क्या करने चाहिए बेटा, मैच करने चाहिए। अगर इनकी मैचिंग 100% हो जाती है तब तो फिर क्या ही बात है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो MHC एलील की मैचिंग होना बहुत ज़रूरी है। सर ये MHC एलील्स क्या होते हैं, देख बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ एलील्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर कुछ एलील्स होते हैं। एलील कहाँ पर होंगे सर, क्रोमोसोम पर होंगे। तो हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर 6 पर, ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 6 है, क्रोमोसोम नंबर 6, ठीक, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 6 है। ये दोनों क्या हैं, क्रोमोसोम है, कौन से नंबर के, क्रोमोसोम नंबर 6 है ये, ठीक है। ये मान लिया किसका है बेटा, ये मान लिया डोनर का है और ये मान लिया किसका है, रेसिपिएंट का है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, इन क्रोमोसोम पर क्या होते हैं, कुछ एलील्स होते हैं, ठीक है, एलील्स होते हैं। अब एलील क्या होते हैं, ये मॉलिकुलर जेनेटिक्स में भी थोड़ा बहुत मैंने सिखाया है और आपके जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसमें भी मैंने सिखाया है कि एलील्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। तो अब उसकी बात नहीं करते हैं यहाँ पर कुछ एलील्स बनाते हैं बेटा। चलो ले लिया मैंने PQRST, ऐसे एलील हैं और सेम यही एलील यहाँ पर है, PQRST। डोनर के पास जो MHC एलील हैं, ये MHC एलील डोनर के हैं और ये MHC एलील किसके हैं, रेसिपिएंट के हैं। अब अगर इन दोनों के MHC एलील मैच कर जा रहे हैं तब इनके बीच में ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, MHC एलील मैचिंग मस्ट बी नीडेड, MHC एलील मैचिंग must be needed during, या फिर फॉर लिख लेना, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए MHC एलील की मैचिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सवाल यह है कि सर ठीक है, ब्लड ग्रुप मैच कर गया, MHC एलील मैच कर गए, लेकिन अगर मुझे किसी से कोई ऑर्गन लेना है तो सबसे बढ़िया वो बंदा कौन सा होगा जिससे मैं ऑर्गन ले सकता हूँ। तो देखो बेटा, सबसे बेस्ट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, वो किन के बीच होता है, सबसे पहला होता है बेटा वो किसके बीच, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच में, ठीक है। यानी एक ही जाइगोट से बने हुए जो ट्विंस होते हैं ना, उनमें बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि उनके लगभग जेनेटिक मटेरियल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद किस में होता है बेटा, सिबलिंग्स के बीच में होता है। सिबलिंग्स का मतलब जो भाई बहन होते हैं उनके बीच हो सकता है। और फिर क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद किसके बीच में होता है, उसके बाद सबसे बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेरेंट्स से हो सकता है, यानी आपका पेरेंट्स आपको दे दे कोई किडनी वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर किस में हो सकता है बेटा, अननोन पर्सन्स में हो सकता है, ठीक। अननोन पर्सन, जैसे मान लो मुझे मेरी किडनी ख़राब हो जाए, मुझे किडनी की ज़रूरत हो और मेरे पास पैसे बहुत सारे हों, तो और मेरे घर का कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे किडनी दे सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर हॉस्पिटल जाऊंगा, वहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा। तो ऐसे वहाँ पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनको पैसे की नीड होती है और पैसों की किडनी के लिए वो अपने ऑर्गन को सेल कर देते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ पर अननोन पर्सन की किडनी हुई वो, ठीक है। तो ऐसे होता है बेटा। तो सबसे बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किसके बीच में, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच में। सेकेंड बेस्ट ट्रांसप्लांटेशन सिबलिंग्स के बीच में। थर्ड बेस्ट ट्रांसप्लांटेशन किसके बीच में, पेरेंट्स और पर्सन के बीच में। और उसके बाद फिर आप अननोन पर्सन से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अकर्स, बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन
अकर्स बिटवीन, किसके बीच होता है? पहला, किसके बीच होगा? पहला मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच हो सकता है, सिबलिंग्स के बीच हो सकता है, यानी भाई बहन। फिर किसके बीच में हो सकता है बेटा? पेरेंट्स के बीच हो सकता है। फोर्थ लिख लिया हमने, अननोन पर्सन्स के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी बेटा? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की। ग्राफ्ट क्या होता है? ठीक है, और ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए, यानी ऑर्गन टिश्यू का ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए हमें किस किस चीज़ की मैचिंग करानी जरूरी है, और वो मैचिंग अगर हो जाती है तो बढ़िया सा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। अब ये तो रही बेटा एक साइड की बात। दूसरे साइड की बात ये है कि मान लीजिए सर एलील तो बहुत सारे हैं, इसमें से 5 एलील है, मान लो 5 में से 3 मैच किए, 2 नहीं मैच किए, तब क्या होगा? ये तो मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, काल्पनिक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 तो मैच कर रहे हैं लेकिन 2 मैच नहीं कर रहे हैं, यानी 100% मैचिंग नहीं हो रही है। जब 100% मैचिंग नहीं हो रही है बेटा, तब दिक्कत क्या आएगी, ये वाली बात है। ठीक है, तो एक टॉपिक आता है बेटा, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सीखा। अब हम सीखेंगे बेटा ग्राफ्ट रिजेक्शन या फिर ऑर्गन रिजेक्शन। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। चल बेटा, यहाँ पर रफ करते हैं। चलो अब हेडिंग डालते हैं बेटा, ग्राफ्ट या ऑर्गन रिजेक्शन। ग्राफ्ट या ऑर्गन रिजेक्शन। अब ग्राफ्ट या ऑर्गन रिजेक्शन क्या होता है? देखो होता क्या है बेटा, मान लो एक डोनर से एक रेसिपिएंट में कोई हम लोग ऑर्गन डाल रहे हैं, चलो मान लो किडनी को ही डाला। अब इस किडनी को इसमें डालने के लिए हमें मैचिंग करानी है किसकी? ब्लड ग्रुप की। मैच करा लिया, हाँ भाई साहब मैच कर गए। अब हम MSC एलील मैच करा रहे हैं, तो MSC एलील्स में बेटा 100% एलील्स की मैचिंग नहीं हुई। मान लो 80% इनके और इनके MSC एलील मैच किए, लेकिन 20% मैच नहीं कर रहे हैं, तो 100% MSC एलील की मैचिंग नहीं हुई। तब क्या होगा बेटा? तब क्या होगा कि ये जो किडनी है जैसे ही इसके अंदर जाएगी ना, अब 100% तो MSC एलील मैचिंग हुई नहीं, तो जैसे ही बेटा ये किडनी इनके अंदर जाएगी ना, इनका इम्यून सिस्टम, इस बंदे का इम्यून सिस्टम यानी रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम अटैक कर देगा किस पर? उस ग्राफ्ट पर जो बाहर से इसके अंदर डाला जा रहा है। ठीक है, यानी इस किडनी पर अटैक कर देगा और इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगेगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे बेटा? अच्छा, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगेगा ना, तो हम क्या कहेंगे कि इम्यून सिस्टम इसका जो अटैक कर रहा है किसके ऊपर? इस आने वाले ग्राफ्ट के ऊपर। इसी को हम क्या कर रहे हैं बेटा? इसी को कहते हैं हम लोग ऑर्गन रिजेक्शन, यानी बॉडी ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। बॉडी रिजेक्ट करने का मतलब कि बॉडी का इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन पर अटैक करने लग गया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई बेटा? तो करते क्या है बेटा, ग्राफ्ट या फिर ऑर्गन रिजेक्शन क्या है कि जब किसी ग्राफ्ट को किसी रेसिपिएंट में डाला जाता है, तो कभी कभी 100% MSC एलील मैचिंग ना होने के कारण ये रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो अटैक कर देता है किस पर? ग्राफ्ट पर या ऑर्गन पर, और उसको क्या करने लग जाता है? डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम लोग ग्राफ्ट या ऑर्गन रिजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखेंगे? इफ 100% एलील मैचिंग is not done between donor and recipient, then what will happen? तो क्या होगा? तो होगा ये कि जब 100% इन दोनों के MSC एलील मैच नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये रिसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम होगा वो अटैक कर देगा इस ग्राफ्ट पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? व्हाट विल हैपन? द इम्यून सिस्टम
द इम्यून सिस्टम ऑफ रेसिपिएंट अटैक्ड ऑन ग्राफ्ट और ऑर्गन, ऐसे लिखो इनकमिंग ग्राफ्ट, ऑन इनकमिंग ग्राफ्ट यानी अंदर आने वाले, ऑन इनकमिंग ग्राफ्ट एंड डिस्ट्रॉय देम, और इनको क्या करता है बेटा, डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी इनको क्या करता है, नष्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्राफ्ट या ऑर्गन रिजेक्शन। दिस प्रोसेस is called graft rejection. This process is called graft rejection and or organ rejection. इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हो या फिर क्या कहते हो आप, ऑर्गन रिजेक्शन कहते हो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि चलो ठीक है, ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो रहा है, मान लो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, 100% एलील मैच नहीं कर रहे हैं, तब उस केस में डॉक्टर क्या कर सकता है, क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, या फिर डॉक्टर क्या कर सकता है इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, ग्राफ्ट या ऑर्गन रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर क्या कर सकता है। अब थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट बिठाओ, आप खुद सोचो क्या करना चाहिए। आप एक डॉक्टर हो, थोड़ा सा 1 मिनट ऐसे दिमाग लगाओ कि आप एक डॉक्टर हो, आपको ये कह दिया जाए कि ठीक है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है 100% एलील मैचिंग के साथ नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो आप सोचो क्या कर सकते हो, आपको क्या किस चीज़ को रोकना है, सोचो सोचो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचो क्या कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर जो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, जहाँ पर मैंने पढ़ाए हैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में शायद मैंने पढ़ाया है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में जो पहला मॉलिक्यूल है ना, उसको याद करो जरा, उसका फंक्शन क्या था। ठीक है, याद करो वो कहाँ से, हम कौन सा माइक्रोब से प्राप्त करते थे और उसका फंक्शन क्या था, उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, उसका फंक्शन याद करो। चलो नहीं याद आता तो मैं बताता हूँ। अगर मान लो ये किडनी इसके अंदर डाली जा रही है, इसकी 100% एलील मैचिंग नहीं हो रही है, तो इस बंदे का, इस रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इस किडनी को डैमेज करेगा। तो भाई डैमेज इसको किसके कारण हो रहा है, ये सारी प्रोसेस को समस्या किसके कारण आ रही है, इम्यून सिस्टम के कारण। इम्यून सिस्टम अभी ये एक्टिव है और वो ये पहचान कर पा रहा है कि कौन सी मेरी अंदर की सेल है और कभी कौन सी बाहर की सेल है। ठीक है, बाहर से आई हुई सेल कौन सी है, मेरी बॉडी की सेल कौन सी है, इस बात की वो पहचान कर पा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तभी वो क्या कर रहा है, किडनी को बाहर की समझ के किल कर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम काम ही ना करे। ठीक है, अगर आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर दे, तब क्या होगा, तब क्या वो इस ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, इस ग्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर क्या करता है बेटा, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर करता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस, यानी इस पर्सन के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, तो वो इम्यून सिस्टम की इफिशियंसी कम हो जाएगी, वो इस किडनी को जो बाहर का फॉरेन चीज़ है उसको एक खत्म नहीं कर पाएगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा और ऑर्गन या ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई बेटा। तो डॉक्टर इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है, ऐसी दवाई देता है, ऐसी दवाइयाँ देता है, ऐसी ड्रग्स देता है किसको, इस रेसिपिएंट को, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है बेटा, सप्रेस हो जाता है। अब याद करिए आप लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में जो हम पढ़ा रहे हैं आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आप याद करिए मैंने एक वर्ड बोला था साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन क्या होती है बेटा, साइक्लोस्पोरिन ऐसी ड्रग्स होती हैं ना जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं। वहाँ पर भी मैंने कहा था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि हाउ डॉक्टर प्रिवेंट्स ऑर्गन रिजेक्शन। डॉक्टर गेव सम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, क्या देता है उनको, कुछ
इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स टू पर्सन एंड प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, देखो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स अगर दी जाएगी ना तो वो क्या करती हैं बेटा, जैसे आपके पास साइक्लोस्पोरिन है, मैंने किसका नाम लिया, साइक्लोस्पोरिन का। साइक्लोस्पोरिन करता क्या है, ये सप्रेस कर देता है बेटा, सप्रेसेस इम्यून सिस्टम। ठीक है, सवाल आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, साइक्लोस्पोरिन कौन से माइक्रोब से प्राप्त की जाती है। ठीक है, आप इसको खोज के लिखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे, अब चलते हैं आगे, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है ये। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं कि इम्यून सिस्टम में ना आपकी इनेट इम्यूनिटी भी होती है, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी आपने देखा है कि आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है और आपकी सेल मीडिएटेड होती है। तो इस ग्राफ्ट रिजेक्शन में ना सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सी होती है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ग्राफ्ट रिजेक्शन में जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एक्टिव होती है ना वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है ना, इसमें कौन सी इम्यूनिटी होती है, कौन सी इम्यूनिटी एक्टिव होती है, वो एक्टिव होती है बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑफ पर्सन इज एक्टिव। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, ऑर्गन रिजेक्शन की, उसको रोका कैसे जा सकता है, मैचिंग कैसे कराते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से सीख ली हैं। तो बेटा हम लोग क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे हम लोग एड्स के बारे में। एड्स वाली क्लास जो होती है ना वो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, मे बी 1 आवर से ऊपर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसको एक क्लास में ख़त्म करना है। बढ़िया टॉपिक है, फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे एकदम प्रॉपरली। ठीक है, जहाँ पर एड्स वायरस का हम लोग डायग्राम वगैरह देखेंगे, फिर वो कैसे अटैक करता है, कैसे हमारी टी हेल्पर सेल को खत्म करता है, कैसे बॉडी की इम्यूनिटी को खत्म करता चला जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, क्यों इतनी गंभीर बीमारी इसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें आप खुद ही समझ जाओगे और खुद ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी डेंजरस बीमारी है वो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।